देखिए आज क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स उसकी पहली यूनिट है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत तथा मापन, और जिसका पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, जिसका आज हम अध्ययन करेंगे वो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में एक तो पढ़ेंगे हम उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे कि फिजिक्स क्या है, तीसरा पढ़ेंगे फिजिक्स का कार्य क्षेत्र, चौथा पढ़ेंगे फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, और फिजिक्स का समाज के साथ वो इसी में आएगा। भारत के कितने वैज्ञानिक हैं, उसके बाद पांचवा पढ़ेंगे हम फिजिक्स में वैज्ञानिकों का योगदान, और उसके बाद पढ़ेंगे नेचर में बलों के प्रकार। इन चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर के अंदर किया जाएगा। थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। अब इंट्रोडक्शन में ये है कि फिजिकल वर्ल्ड है, फिजिक्स का चल रहा है, तो जो आधुनिक युग है वो विज्ञान का युग है। विज्ञान अर्थात साइंस, जो साइंस है ये लैटिन शब्द होता है, एक लैटिन शब्द सिंटिया, SCIENTIA, सिंटिया, लैटिन शब्द सिंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना। जो साइंस है वो लैटिन के शब्द सिंटिया से लिया गया है और जिसका अर्थ है जानना। यानी कि मनुष्य की ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने चारों ओर की जितनी वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जानने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करता है, उसके लिए सतत प्रेक्षण करता है। तो इसके आधार पर ये कहा गया, अतः किसी विषय के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कई शाखाएं होती हैं। इस चैप्टर के अंदर जो हम अध्ययन करेंगे विज्ञान की बहुत ही रोमांचक शाखा है भौतिक विज्ञान। यहाँ पर जो अध्ययन करेंगे हम वो भौतिक विज्ञान ब्रांच का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फिजिक्स क्या है, भौतिकी क्या है। इसके लिए जब आप देखेंगे हम भौतिकी क्या है, भौतिकी जो होती है वो ग्रीक शब्द होता है फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ है प्रकृति, नेचर। यानी कि प्रारंभ में भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस कहा जाता था। अब भौतिकी की बात हो गई कि भौतिकी जो होता है वो ग्रीक भाषा का शब्द होता है फ्यूसिस, जिससे मिलकर बना है,
और उसका अर्थ होता है जानना, वो उसका अर्थ होता है प्रकृति, यानी कि प्रारंभ में जो भौतिकी को हम प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। इसके आधार पर ये कहा गया, अतः भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे फिजिक्स कहते हैं। अब जो प्राकृतिक घटनाएं होंगी, प्राकृतिक घटनाएं होती हैं जैसे सूर्य का नियमित उदय तथा अस्त होना, ये एक प्राकृतिक घटना है। बादलों का बनना, वर्षा का होना, ऋतुओं का बदलना आदि अनेक ऐसी घटनाएं, आंधी का आना, चंद्रमा का निकलना, ये सब जो घटनाएं हैं ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसके बाद इसमें आता है कि द्रव्य क्या होता है? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे हम द्रव्य कहते हैं। उसके बाद होता है इसमें ऊर्जा होता है किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। प्रकाश ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। अनेक ऊर्जाओं के बहुत सारे रूप होते हैं। प्रारंभ में पहले ये माना गया था कि जो द्रव्य है और ऊर्जा है वो दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। ना तो द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ना ही ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। लेकिन एक साइंटिस्ट थे आइंस्टीन ने बताया कि जो द्रव्य और ऊर्जा है वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्रव्य और ऊर्जा जो हैं वो एक ही सिक्के के, जो सिक्का होता है, सिक्के के दो पहलू हैं, अर्थात द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। उन्होंने इन द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में बदलने के लिए एक समीकरण दी थी जो आइंस्टीन समीकरण के नाम से जानी जाती है। वो होती E बराबर mc स्क्वायर, जहाँ E जो होती है वो उस वस्तु की ऊर्जा होती है, m जो होता है वो उसका द्रव्यमान होता है, c जो होता है वो c प्रकाश की चाल होती है। जो निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल जो होती है, c का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इस समीकरण के आधार पर भौतिकी की नवीनतम परिभाषा बनी जो इस प्रकार है। अब हम देखेंगे भौतिकी की नवीनतम परिभाषा क्या है। भौतिकी की नवीनतम परिभाषा विज्ञान की वह शाखा
वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा उनसे संबंधित घटनाओं का, अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाती है। भौतिकी कहलाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद अब हम देखेंगे भौतिकी का कार्य क्षेत्र। भौतिकी का कार्य क्षेत्र। भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र है, भौतिकी का बहुत बड़ा विस्तृत कार्य क्षेत्र है। इसे जो है मूल रूप से यहाँ पर हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है इसका स्थूल भौतिकी, एक होता है स्थूल भौतिकी, दूसरा होता है सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी को इंग्लिश में मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। सूक्ष्म भौतिकी को माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स कहते हैं। यानी कि भौतिकी का जो कार्य क्षेत्र था उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, एक स्थूल भौतिकी, दूसरा सूक्ष्म भौतिकी। स्थूल भौतिकी वो पार्ट होता है जिसके अंतर्गत बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन, खगोलीय स्तर की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी। इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन हम स्थूल भौतिकी के अंतर्गत करते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। जो अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसी घटनाओं का जो अध्ययन होता है वो सूक्ष्म भौतिकी के अंतर्गत किया जाता है। अब देखेंगे हम फिजिक्स का कि टेक्नोलॉजी में और समाज में उसका क्या महत्व है। टेक्नोलॉजी समाज में ये कहना बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो प्रौद्योगिकी होती है उससे फिजिक्स का जन्म होता है, लेकिन जो फिजिक्स होती है वो भी नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। ऐसी हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं जिनके फिजिक्स के आधार पर वो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में काम आती है। हम देखते हैं कि जो वायु तरल प्रवाह होता है, तरल प्रवाह के सिद्धांत के द्वारा हम वायुयान की खोज करते हैं। अर्धचालक, संधि डायोड, ट्रांजिस्टर के द्वारा रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटरों का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनके जो भौतिकी के द्वारा उनका हम टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। भौतिकी का समाज में भी बहुत बड़ा रोल है। जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, सीटी स्कैन होते हैं, एंडोस्कोपी होती हैं, कंप्यूटर होते हैं, इन चीज़ों को चलाने के लिए, इस प्रकार की मशीनरी को चलाने के लिए जो फिजिक्स का यूज किया गया है, फिजिक्स की सहायता से उन चीज़ों को चलाया जाता है। इसके बाद इसमें आ जाता है कि फिजिक्स में बहुत किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा, उन्होंने क्या क्या यहाँ पर खोज की। तो मैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम और उनकी खोज लिख रहा हूँ, बाकी तो बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने यहाँ पर किया था। जैसे कि एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो। गैलीलियो ने जो दिया था वो जड़त्व का नियम दिया था, जड़त्व का नियम। दूसरे थे सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, परावर्ती दूरदर्शी। उसके बाद थे थॉमस यंग ने प्रकाश का
व्यतिकरण। उसके बाद थे सर सीवी रमन। सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। अणु द्वारा प्रकीर्णन और रमन प्रभाव। उसके बाद थे H.J. भाभा। H.J. भाभा। H.J. भाभा ने अंतरिक्ष किरण शावर। उसके बाद थे मेघनाथ साहा, जगदीश चंद्र बोस। ऐसे फैराडे, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है अपने फिजिक्स में अपना योगदान दिया, बहुत सारी खोजों का उन्होंने यहाँ पर किया। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रकृति में, अब देखेंगे प्रकृति में मूल बल। प्रकृति में मूल बल जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है, नंबर 1 होता है गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा होता है प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा होता है क्षीण नाभिकीय बल। प्रकृति में मूल रूप से 4 प्रकार के बल होते हैं: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। 4 प्रकार के बल बता दिए आपको: गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और चौथा होता है क्षीण नाभिकीय बल। प्रकृति के अंदर जो सबसे कमजोर बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने बताया था कि 2 वस्तु होती हैं, एक का द्रव्यमान है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस r। तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल F होता है वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, m1 m2 बीच की दूरी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 2 कणों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों कणों के या 2 वस्तुएं जो भी होंगी उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रपोर्शन के निशान को हटाते हैं तो F बराबर हो जाता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ कैपिटल G एक नियतांक है, कैपिटल G एक नियतांक है जिसे गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, कैपिटल G कहते हैं। G का जो मान होता है, G बराबर होता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसके बाद आता है दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। दूसरा जो होता है ये विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल में ये होता है कि 2 चार्ज होते हैं, 2 चार्ज हैं, एक Q1 दूसरा है Q2, उनके बीच की डिस्टेंस r। तो इन दोनों आवेशों के बीच, इन दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो इन दोनों चार्ज के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हो जाता है फिर F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक होता है जिसका मान 6.67, जिसका मान 9 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। उसके बाद आ जाता है इसमें प्रबल, तीसरे नंबर का आता है प्रबल नाभिकीय बल।
अब प्रबल नाभिकीय बल देखेंगे। तीसरा है प्रबल नाभिकीय बल। अब नाभिक की बात है, नाभिक होता है, नाभिक के अंदर एक तो प्रोटॉन होता है, दूसरा होता है न्यूट्रॉन। नाभिक जो होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उन्हें अलग अलग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। इनकी नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। उसके बाद होता है क्षीण नाभिकीय बल। जो नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों के बीच जो फोर्स लगता है उसे हम क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। बस इस चैप्टर के अंदर जो बात थी, पूरा थियोरेटिकल चैप्टर था, फिजिकल वर्ड था, फिजिक्स के विज्ञान के बारे में इसमें नॉलेज दी गई थी। फोर्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फिजिक्स का क्या टेक्नोलॉजी है, समाज में उसका क्या स्थान है, और फिजिक्स में किन किन वैज्ञानिकों का सहयोग रहा, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर बताई हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, इसके नोट्स आपको PDF में मिल जाएंगे। जो दूसरा चैप्टर शुरू होगा, जो इसकी यूनिट थी फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, दूसरा चैप्टर है मापन, मात्रक तथा त्रुटि विश्लेषण, उसमें हम देखेंगे। इसमें केवल बेसिक चीज़ें फिजिक्स की दी गई थी। धन्यवाद।